और चर्चा करते हैं भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक और तल्खी की। चर्चा है कि भारत बांग्लादेश के अंदर जो तेल पाइपलाइन भारत से जा रही है उसके एक्सटेंशन को हॉल्ट पे डाल रहा है, यानी कि उसका और विस्तार नहीं कर रहा है। अब ये कौन सी पाइपलाइन है, बांग्लादेश को भारत तेल कब से देने लग गया, हम कब से एक्सपोर्टर हो गए, सारी बातें हम आज के सेशन में जिक्र करेंगे और हम समझेंगे कि बांग्लादेश के लिए भारत का क्या महत्व है और वर्तमान में भारत बांग्लादेश के बीच में कहाँ रिश्तों में खटास आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना, प्रधानमंत्री मोदी, ये दोनों गवर्नमेंट भारत के लिए बहुत हितैषी सरकारें रही हैं, यानी भारत के लिए शेख हसीना काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया रही हैं। ऐसे में शेख हसीना के काल में भारत बांग्लादेश के बीच में एक तेल पाइपलाइन का विकास किया गया था और यह तेल पाइपलाइन सिलीगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से लेकर के बांग्लादेश के लिए बनाई गई थी। इसका उद्घाटन मतलब इसका फाउंडेशन स्टोन सितंबर 2018 में रखा गया था और 18 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। ये भारत की तरफ से बांग्लादेश के लिए पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन थी जिसकी कीमत 377 करोड़ रुपए आई थी, जिसका टारगेट था 1 मिलियन मैट्रिक टन तेल हर साल भारत के द्वारा, डीजल भारत के द्वारा हर साल भेजा जाएगा बांग्लादेश में। साथियों, यानी कि एक तरह से ये कहा जाए कि भारत बांग्लादेश के बीच में सितंबर 2018 में एक कमिटमेंट हुआ कि हम आपको ऑयल भिजवाएंगे, यानी कि पाइप के थ्रू तेल भेजेंगे और तेल भेजने के लिए हमने जो कमिटमेंट किया वो 2023 में पूरा भी कर दिया, जिसकी सुर्खी आपके सामने है। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन इसका नाम रखा गया। यह सिलीगुड़ी से लेकर के पार्वतीपुर, जो बांग्लादेश में है, उत्तरी बांग्लादेश में है, वहां तक के लिए इसको शुरू किया गया था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पहले समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसके मायने समझेंगे। आप इधर देखें, यहां पर आपको ये सिलीगुड़ी दिखाई दे रहा है जो कि पश्चिम बंगाल में है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से आप जिसे जानते हैं। ठीक है, यहां पर जो पाइपलाइन यहां से यहां तक जो जा रही है, असल में वो गैस पाइपलाइन यहां से चालू नहीं होती है। यहां से चालू ना होकर के वो आसाम के अंदर से, यहां पर आसाम है और आसाम से यहां तक एक और पाइपलाइन है जिसका नाम नुमालीगढ़ है। नुमालीगढ़ असल में ऑयल रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ ऑयल लिमिटेड, जो कि भारत की आसाम में ऑयल रिफाइनरी है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। वो लगभग 650 किलोमीटर लंबी, 660 किलोमीटर एग्जैक्ट नंबर में नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक तेल पहुंचाया जाता है और उसको ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो नुमालीगढ़ में निकला हुआ तेल सिलीगुड़ी के माध्यम से होते हुए बांग्लादेश को पहुंचाया जाता है। तो एक प्रकार से ये पूरा की पूरा ट्रैक कुछ इस प्रकार से जाता है। ठीक है, नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी ऑयल प्रोड्यूस करती है भारत के लिए, लेकिन सिलीगुड़ी के माध्यम से हम इनको ऑयल बेचते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश को ऑयल बेचने में भारत बांग्लादेश के लिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण देश है जो इसको तेल पहुंचाता है। ठीक है, ये 135 किलोमीटर लगभग लंबी जो तेल पाइपलाइन है, इसका उद्घाटन हो चुका है और इस उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ठीक है, इस तेल पाइपलाइन के लिए 2018 में बात की गई थी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा जो प्रोड्यूस पहले बेचे जाते थे वो अब पाइपलाइन के द्वारा बेचने का कमिटमेंट हुआ। भारत बांग्लादेश के बीच में 129.5 किलोमीटर फ्रेंडशिप पाइपलाइन सिलीगुड़ी को पार्वतीपुर से कनेक्ट कर रही थी। इस पाइपलाइन में 5 किलोमीटर के लगभग का हिस्सा ही भारत का है, उसके अतिरिक्त लंबा हिस्सा बांग्लादेश के लिए विकसित किया गया है। आज सुर्खी क्या है? आज सुर्खी है कि इंडिया ने फ्यूल पाइपलाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में था उसे राजनीतिक अस्थिरता के चलते रोक दिया है। इंडिया हॉल्ट डीजल पाइपलाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो भी 130-35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बन चुकी थी पार्वतीपुर तक, ये आगे भी बनाई जा रही थी। भारत ने फिलहाल उसे रोक दिया है कि नहीं भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक बांग्लादेश में स्थिरता नहीं आ जाती। इंडिया हॉल्ट फ्यूल पाइपलाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश पॉलिटिकल अनरेस्ट को देखते हुए। अब थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी जान लीजिए। आपके दिमाग में एक बहुत ही बेसिक प्रश्न आ सकता है कि भारत तो खुद तेल मंगाता है, फिर इनको तेल क्यों देता है? अगर तेल मंगाता ही है तो अपनी ज़रूरतों के लिए मंगाए,
आज हम अपना पार्वतीपुर से निकला हुआ, रुमालीगढ़ से निकला हुआ जो तेल है उसको इन्हें क्यों दे रहे हैं? असल में हम लोग बांग्लादेश को इस तरह की सर्विसेज देकर उसके मित्र राष्ट्र बने हुए हैं। वो तेल कहीं और से मंगाएगा तो भी उत्तरी बांग्लादेश में पहुंचाने में उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो लगभग भारत के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। ऐसे में अगर वो भारत से तेल मंगाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है तो इससे भारत के लिए भी विन विन कंडीशन होती है। जैसे आज हम चाइना से कच्चा माल मंगाकर उसे रिफाइन करके अपने यहाँ से और चीज़ें बना लेते हैं। जैसे मेडिसिन में आज दुनिया भर में भारत जेनरिक दवाओं के लिए एक बड़ा सेंटर कंसीडर किया जाता है, लेकिन चाइना से हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवाओं का बेसिक मटेरियल है, वो इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ दवा बनाते हैं, फिर बेच देते हैं। ऐसे ही दुनिया भर से हम तेल क्रूड ऑयल के रूप में मंगाते हैं, अपनी रिफाइनरियों में रिफाइन करते हैं और बांग्लादेश को रिफाइन ऑयल बेच देते हैं। इससे हमें भी रिफाइन करने का पैसा मिलता है और रिफाइन करने की सर्विसेज दे करके हम अपना इकोनॉमी भी चला रहे हैं और एक एक्सपोर्ट भी काम कर रहे हैं। बांग्लादेश दुनिया के 4 प्रमुख देशों से तेल मंगाता है और उनमें सबसे पहले पर मलेशिया, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर चाइना और चौथे पर भारत आता है, जो लगभग $1.5 बिलियन का सामान ऑयल के रूप में इन्हें एक्सपोर्ट करता है। ये आंकड़ा 21-22 का था, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। आज की स्थिति ये है कि भारत बांग्लादेश के बीच में अगर भारत बांग्लादेश को $11 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है तो उस $11 बिलियन में $2.19 बिलियन का केवल 2023 में तेल एक्सपोर्ट किया गया था। इसका मतलब समझिए कि बांग्लादेश को हम ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हैं। उसके अलावा फिर हम कॉटन है और मतलब फूड इंडस्ट्री के लिए फॉडर है, व्हीकल अदर देन रेलवे है, ये सब चीज़ें हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वर्तमान में अब प्रश्न ये आता है कि बांग्लादेश में फिलहाल क्राइसिस क्या चल रहा है, क्राइसिस के चलते भारत इस तरह के फैसले क्यों ले रहा है, वर्तमान में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता किस तरफ जा रही है, क्या अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़ा है। एक बार के लिए इन सारी चीज़ों को क्विक रिवीजन में देख लेते हैं और फिर आज के इस एक्शन का आगे क्या असर पड़ेगा। क्या भारत ने जो आज एक्सटेंशन रोकने की बात की है, क्या सिलीगुड़ी से तेल बेचना ही बंद कर देगा क्या? क्योंकि हाल ही में भारत पर बांग्लादेशियों का आरोप लगा कि भारत ने डैम के गेट खोलकर हमें पानी में बहा दिया। जब गेट खोलकर पानी में बहा सकते हैं तो क्या तेल रोककर इनके इकोनॉमी को रोक सकते हैं? सारी बातें समझते हैं। शुरुआत से ही शुरू करते हैं। 5 अगस्त की घटना आप सभी को ध्यान होगी कि किस प्रकार से शेख हसीना भारत में आई थी। इनके आने के पीछे का कारण शुरू हुआ था जनवरी से, जब शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बांग्लादेश चुनी गई थी। अपोजिशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था चुनावों में और अपोजिशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया और शेख हसीना फिर से जब चुनकर आई तो ऐसे में बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया वाली जो पार्टी है, वो दुनिया भर में ये कहती फिरी कि बांग्लादेश के जो चुनाव हैं वो रिज्ड हैं, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर किस प्रकार के चुनाव। लेकिन फिर भी शेख हसीना तीसरी बार लगातार और चौथी बार कुल जमा प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होती हैं। अमेरिका को ये चुनाव पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी शेख हसीना पर दबाव डाल रहा था कि आप अगर हमें अपने पसंद से सेंट मार्टिन आइलैंड दें जिस पर हम अपना एयरबेस बनाएं, तब ही हम आपकी सरकार चलने देंगे, अदरवाइज हम आपकी सरकार गिरा देंगे। ऐसे में अमेरिका इन चुनावों को पसंद नहीं करते। पसंद ना करने का नतीजा दिखता है कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड लू, जो अमेरिकी सेक्रेटरी हैं, जिनके ऊपर शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि आकर ये धमकाकर गए थे कि अगर आपने शेख हसीना को अगर अमेरिका को शेख हसीना ने आइलैंड नहीं दिया तो वो या तो इनका देश तोड़ देंगे या सरकार गिरा देंगे। डोनाल्ड लू का आने का प्रमाण सबके सामने है। डोनाल्ड लू यहाँ आए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो पीएनपी खालिदा जिया वाली पार्टी है, उससे मुलाकात किए और इसी बीच में छात्र आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गए। इनके बीते यानी कि इनके गुजरने के मात्र 2 महीने के भीतर यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और बांग्लादेश के अंदर जॉब कोटा को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं। सरकार और छात्रों के बीच की भिड़ंत की तस्वीरें आती हैं। परिणाम यह निकलता है कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाली जमात इस्लामी छात्रों के लिए एक प्रकार का आंदोलन प्लान करती है ताकि बीएनपी पर आरोप ना लगे और वो बांग्लादेश की सरकार को गिराने के लिए सड़क पर प्रोटेस्ट करने उतर जाती है। परिणाम जो हैं वो सबके सामने हैं। क्या हालात हुए वो दिखाई देते हैं। किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को गिराया जाता है। शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, हेलीकॉप्टर से निकलकर देश छोड़ना पड़ता है।
भारत पहुंचती हैं, भारत में इनके आफ्टर रेजिग्नेशन भारत में इनको अजित डोभाल साहब मिलते हैं, भारत में ही पॉलिटिकल रेस्ट देते हैं कि आप यहीं रुकें, और बांग्लादेश इस तरफ दूसरी दिशा में निकल पड़ता है। बांग्लादेश में इनके पिता को कोसते हुए कि जिन्होंने पाकिस्तान से तोड़कर बांग्लादेश बनाया, उनकी ही तस्वीरें तोड़ना शुरू हो जाती हैं, मूर्तियां तोड़ना लोग शुरू कर देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के संस्थापक हैं, उनकी ही मूर्ति को गिराने के लिए जनता निकल पड़ती है। और साथ में चूंकि भारत ने ही पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, ऐसे में इनके यहाँ एंटी इंडिया सेंटीमेंट जोर पकड़ने लगता है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट में सबसे पहला नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ के हिंदुओं को, जिन्हें टारगेट किया जाता है बांग्लादेश से शेख हसीना के निकलते ही उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ होती हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, बहुत से लोगों को मार दिया जाता है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदू शेख हसीना के यहाँ आने का सबसे ज़्यादा रिएक्शन देखते हैं। परिणाम यह निकलता है कि भारत की तरफ से इनको कहा जाता है, इनके यहाँ पर जो कार्यवाहक सरकार बनती है, प्रधानमंत्री के द्वारा इनको मैसेज करते हुए कहा जाता है कि आपके यहाँ पर जो हिंदू हैं उन्हें कृपया करके उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए। ऐसे में मोदी के साथ में इनकी मित्रता का जो संकट है वो हिंदुओं के रूप में, परेशानी के रूप में देखने को मिला। हमने इस पर भी सेशन किया था, यानी कि बांग्लादेश में शेख हसीना के भारत में चले आने के कारण एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए थे। परिणाम ये निकलता है कि बांग्लादेश के लोग एक नेचुरल कैलमिटी को भी भारत का ही योगदान समझ लेते हैं। परिणाम ये होता है कि बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ के लिए बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर निकलती है कि भारत वालों ने डैम खोल दिया त्रिपुरा से, इस कारण से हमारे यहाँ बाढ़ आई। तो त्रिपुरा के डैम को ब्लेम कर दिया गया। परिणाम ये निकला कि सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट जबरदस्त निकल कर आया। लोग लिखने लगे कि देखो, भारत वालों ने बांग्लादेश को डुबोने का प्रयास किया। हमने इस पर भी सेशन किया था, संभवतः आपने देखा हो। और तो और लोग यहाँ तक करने को लगे कि जो लोग यहाँ पर डैम के साथ में जो कार्य कर रहे थे, उन्होंने एंटी इंडिया टी शर्ट्स पहनी हुई थी कि भारत के खिलाफ ही हमें सब कुछ करना है।